हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा है जो 2027 में होने वाले हैं। उसके लिए मैं यहाँ पे 4 चैप्टर का फुल क्लास लेके आया हूँ। 4 चैप्टर का जो हमारा फर्स्ट है श्रम विभाजन और जाति प्रथा, दूसरा है विष के दाँत, तीसरा है भारत से हम क्या सीखे, चौथा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो इन चारों चैप्टर में जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, उन सभी क्वेश्चन को मैं इस वीडियो में सॉल्व करने वाला हूँ। लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है इसमें, तो ज़रूर से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और ये फुल रिवीजन के साथ है यहाँ पे। तो चलिए एक-एक क्वेश्चन यहाँ से हम देखने वाले हैं। तो रिवीजन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो एक लाइक और एक सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है यहाँ पे श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये हमारा चैप्टर नंबर 1 है, श्रम विभाजन और जाति प्रथा। चलिए 1 नंबर सवाल देखिएगा, कहता है लेखक किस विडंबना की बात करते हैं कि विडंबना का स्वरूप क्या है? विडंबना का स्वरूप क्या है? राइट आंसर यहाँ पे आधुनिक युग से ये जातिवाद का पोषण होना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। दूसरा नंबर यहाँ पे सवाल कहता है जाति जाति है जो भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं कही जा सकती है? क्यों नहीं कही जा सकती है? क्योंकि जाति प्रथा है जो मनुष्य की रुचि और आधारित नहीं है। जाति प्रथा मनुष्य की रुचि और आधारित नहीं है, इसीलिए है इसको है जाति प्रथा समाज को है जो श्रम विभाजन से नहीं कहा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से तीसरे नंबर सवाल की ओर। तीसरा नंबर सवाल कहता है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किस विशेषताओं विशेषताओं को आवश्यक माना है? किस विशेषताओं को आवश्यक माना है? तो ये 3 विशेषताएं हैं जिसको है जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा ने बहुत ही ज़्यादा स्वरूप दिया है। तो वो है हमारा स्वतंत्रता, उसके बाद समानता है, उसके बाद भाईचारा है। ये तीनों है जो हमारा क्या विशेषता है। चलिए आगे बढ़ते हैं चौथे नंबर सवाल कहता है यहाँ पे लेखक ने पाठ में किन प्रमुख पहलुओं को जाति प्रथा को एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है? हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है तो वो हो जाएगा जाति प्रथा की अस्वाभाविकता और मानवीय कुशलता की कमी। मानवीय कुशलता की कमी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम 5वें नंबर सवाल की ओर। 5वां नंबर सवाल कहता है अंबेडकर के अनुसार है जो जाति प्रथा के पोषक पोषक उसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं? पोषक उसके पक्ष में है जो क्या तर्क देते हैं? तो वो जाति प्रथा श्रम विभाजन का दूसरा रूप देते हैं। श्रम विभाजन और जाति प्रथा का दूसरा रूप देते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे छठा कहता है जातिवाद के पक्ष में है जो दिए गए तर्कों पर लेखक की प्रमुख आपत्तियाँ क्या है? आपत्ति क्या है? तो वो जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ-साथ क्या श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। ये आपको 2 नंबर में भी क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछने को मिलता है। 2 क्वेश्चन रहता है आपको एग्जाम में। चलिए अगले नंबर सवाल है 7वें नंबर कहता है लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में किस विचार को प्रमुखता दी है? किस विचार को है जो जाति प्रथा में है, किस विचार को है जो प्रमुखता दी है? तो वो जाति का विरोध और समता, जाति का विरोध और असमानता को है जो प्रमुखता दी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 8 नंबर सवाल की ओर। 8 नंबर सवाल कहता है श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक कौन है? बात करें यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है यह अस्वाभाविक श्रम विभाजन और जाति प्रथा लेखक का क्या दृष्टिकोण है? लेखक का क्या दृष्टिकोण है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है इसके लिए लेखक। तो यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे क्या दृष्टिकोण है? तो इसका दृष्टिकोण है यह अस्वाभाविक और हानिकारक है। अस्वाभाविक और हानिकारक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम 9वें नंबर सवाल की ओर। 9वां नंबर सवाल कहता है जाति प्रथा का किस प्रकार का विभाजन लेखक ने बताया है। किस प्रकार का विभाजन है जो लेखक ने बताया है? तो राइट आंसर यहाँ पे अस्वाभाविक और श्रमिक है। अस्वाभाविक और श्रमिक, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। 10वें नंबर सवाल। 10वां नंबर सवाल कहता है जाति प्रथा द्वारा पेशे का निर्धारण किस आधार पर किया जाता है? तो वो है हमारा सामाजिक स्थिति के आधार पर किया जाएगा। सामाजिक स्थिति के आधार पर किया जाता है। चलिए इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मिल जाएगा। इसका टेलीग्राम आप ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए 11 नंबर सवाल कहता है लेखक का जातिवाद के प्रति क्या विचार है? लेखक का जातिवाद के प्रति विचार है यह सामाजिक असमानता और विषमता का बढ़ाता है। यह सामाजिक असमानता और विषमता को क्या बढ़ाता है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा हमारा।
चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 12 नंबर सवाल की ओर। कहता है लेखक का कहना है कि जाति प्रथा का क्या दोष है? लेखक का कहना है जाति प्रथा का क्या दोष है? तो ये पेशे का को एक ही स्थान पर क्या स्थित कर देता है? ये पेशे को है जो एक ही स्थान पर स्थित कर देता है। ऑप्शन नंबर बात करें तो यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 13 नंबर सवाल। कहता है जाति प्रथा में पेशे का निर्धारण किस आधार पर होता है? जाति प्रथा में है जो पेशे का निर्धारण है वो हमारा सामाजिक स्थिति के अनुसार होता है, सामाजिक स्थिति के अनुसार होता है। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे 14 कहता है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए क्या आवश्यक है? अगर आपको सच्चे लोकतंत्र की स्थापना करना है तो उसके लिए आपको स्वतंत्रता और समानता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। स्वतंत्रता और समानता होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 15 नंबर सवाल की ओर। कहता है लेखक के अनुसार है जो जाति प्रथा का प्रभाव क्या होता है? मतलब लेखक जो कहता है कि इसके जाति प्रथा के अनुसार है जो प्रभाव क्या पड़ेगा, समाज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये लोगों को क्या विस व्यवस्था से कार्य करने को मजबूत करता है। यानी कि जो लोग होते हैं उसको है जो अच्छी तरह से कार्य करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करते हैं। यहाँ पे तो ऑप्शन नंबर लोगों को व्यवस्था से कार्य करने में मजबूत करती है, मतलब कोई भी काम करने में मजबूती फ़ील होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं यहाँ से 16 नंबर सवाल की ओर। कहता है लेखक की दृष्टि से जाति प्रथा में व्यक्तियों को कैसे पेशे में बाँध दिया जाता है? कैसा पेशा में बाँध दिया जाता है? माता-पिता के सामाजिक स्थिति के आधार पर बाँध दिया जाता है, यानी कि जो माता-पिता करते हैं उसी के आधार पर है जो उसके बच्चे करेंगे। तो इसी के आधार पर बाँध दिया जाता है यहाँ पे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 17 नंबर सवाल की ओर। कहता है जाति प्रथा के तहत है जो पेशे में बंधे व्यक्ति को क्या समस्या होती है? बात करें समस्या क्या होती है तो वो है जो तकनीकी विकास की चुनौती। यानी कि वो विकास नहीं कर पाते हैं माता-पिता किसी जो एक साथ है जो बंधे होते हैं, तकनीकी विकास की चुनौती में है जो बंधे रह जाते हैं। ऑप्शन नंबर क्या यहाँ पे सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 18 नंबर सवाल। कहता है लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जाति प्रथा को किस रूप में प्रस्तुत किया है? तो वो है हमारा एक हानिकारक प्रथा के रूप में प्रस्तुत किया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 19 नंबर सवाल कहता है यहाँ पे जाति भी वाद के पक्ष में है जो कौन-सा तर्क है जो प्रस्तुत किया जाता है? कौन-सा तर्क प्रस्तुत किया जाता है? तो जाति प्रथा कार्यकुशलता को बढ़ावा देता है। जाति प्रथा है जो कार्यकुशलता को क्या बढ़ावा देता है? हमारे देश में जाति प्रथा नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 20 नंबर सवाल कहता है लेखक के अनुसार है जो जाति प्रथा में मनुष्य को क्या करना पड़ता है? मनुष्य लेखक ने कहा है कि जाति प्रथा में है जो मनुष्य को क्या-क्या करना पड़ सकता है तो वो सामाजिक स्थिति के अनुसार पेशा अपनाया जा सकता है। जो समाज में चल रहा है उसी के अनुसार है जो आपको भी अपनाना पड़ेगा। यहाँ पे सामाजिक स्थिति के अनुसार है जो पेशा अपनाना है। अपनाना जो समाज में चल रहा है वैसे ही आपको जाति के नाम पर वोट देना या कुछ भी आप देते हैं तो वही जाति के अनुसार हो जाता है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 21 नंबर सवाल कहता है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों की क्या प्रमुख आपतित है? क्या प्रमुख आपतित है? तो वो है जो जाति प्रथा पेशों का दोषपूर्ण निर्धारण करती है। क्या दोषपूर्ण निर्धारण करती है? ऑप्शन नंबर बात करें तो यहाँ पे ये हमारा राइट आंसर पेशे को है जो दोषपूर्ण निर्धारण करता है जाति प्रथा। चलिए अगले नंबर सवाल है 22 कहता है लेखक ने श्रम विभाजन और जाति प्रथा में जाति प्रथा के बारे में क्या कहा है? जाति प्रथा के बारे में लेखक ने क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है क्या? जाति प्रथा में है जो लेखक ने कहा है कि यह अस्वाभाविक और सामाजिक क्या हानिकारक है। ये है जो समाज के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। समाज में बहुत ही ज़्यादा हानिकारक साबित हो सकता है और यहाँ पे साबित हो भी चुका है। यह स्वाभाविक और सामाजिक के लिए हानिकारक है। बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है क्या? जाति प्रथा है जो बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 23 नंबर सवाल कहता है जाति प्रथा के तहत पेशे के निर्धारण में कौन-सा पहलू नहीं होता है? कौन-सा पहलू नहीं होगा? तो व्यक्ति की रुचि है जो इसमें बहुत ही ज़्यादा नहीं होना चाहिए लेकिन है। यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से लेखक के अनुसार है जो जाति प्रथा की प्रमुख समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या तो यहाँ ये है कि निर्धारण यहाँ पे जाति प्रथा है जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बढ़ते जा रहा है। पेशे का अस्वाभाविक निर्धारण हो रहा है यहाँ पे। पेशे का अस्वाभाविक निर्धारण ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेखक का जातिवाद के प्रति क्या दृष्टिकोण है? लेखक के जातिवाद के प्रति क्या दृष्टिकोण है? लेखक क्या सोचता है जातिवाद के अनुसार? यह सामाजिक असमानता को क्या बढ़ावा देता है? सामाजिक असमानता यानी जाति धर्म को बढ़ावा नहीं देता है ये। ऑप्शन नंबर क्या? सी राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे।
चलिए 26 नंबर सवाल की ओर करते हैं। कहता है जाति प्रथा में पेशे की स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है? पेशे की स्थिति का प्रभाव यही पड़ता है कि यह पेशा बदलाव बदलाव की संभावनाओं को सीमित करता है। यह है क्या? पेशे पेशे बदलाव की संभावनाओं को है क्या? सीमित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 27 नंबर सवाल कहता है सच्चे लोकतंत्र की स्थापना में कौन सा विशेषताएं अनिवार्य है? अगर सच्चे लोकतंत्र का अगर गठन आपको करना है तो उसके लिए आपको स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्या? स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा होना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे जरूरी है। ऑप्शन नंबर यहाँ बात करें, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम 28 नंबर सवाल की ओर कहता है जाति प्रथा के अस्वाभाविकता के कारण है जो क्या समस्या उत्पन्न होती है? बात करें जाति प्रथा है तो उसके लिए अस्वाभाविकता के कारण है जो क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो यहाँ पे है जो पेशवे अवसर पर है जो कमी, बहुत ही ज्यादा कमी होती है, पेशेवर अवसर की कमी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करें तो ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे नंबर सवाल 29 कहता है लेखक ने जाति प्रथा को किस रूप में दिखाया है? तो ये है जो एक हानिकारक प्रथा के रूप में दिखाया है जाति प्रथा को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर सवाल कहता है लेखक के अनुसार है जो जाति प्रथा का क्या दोष है? जाति प्रथा का दोष तो यही है कि यह पेशे के अस्वाभाविक निर्धारण करती है। अस्वाभाविक क्या निर्धारण करती है? यही सबसे बड़ा दोष है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है 31 कहता है लेखक के अनुसार है जो जाति प्रथा का कौन सा पहलू हानिकारक हो सकता है आगे चल के? तो यहाँ पे पेशे स्वच्छता की कमी हो सकता है, यानी कि कहीं भी आपको स्वच्छ भारत नहीं मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 32 कहता है जाति प्रथा के पक्ष में है जो दिए गए तर्कों का मुख्य आधार क्या है? मुख्य आधार की बात करें, श्रम विभाजन का महत्व है। श्रम विभाजन का महत्व है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करें, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे लेखक ने है जो जाति प्रथा के बारे में क्या कहा है? लेखक ने जाति प्रथा के बारे में कहा है यह समाज के लिए क्या बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। जाति प्रथा है जो समाज के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। जाति प्रथा के कारण है जो कोई भी व्यक्ति है जो एक दूसरे से नहीं छुआछूत, ये सभी हमारा क्या ना आप इससे बोलेंगे ना इससे, ओबीसी इस सब में बहुत सारे जाति में बट चुका है ये। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे 34 कहता है जाति प्रथा के तहत है जो पेशे की स्थिरता का प्रमुख दोष क्या है? प्रमुख दोष की बात करें तो ये पेशेवर का विकास की बाधा डालती है। पेशेवर की विकास की क्या बाधा डालती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करें, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे लेखक के अनुसार है जो जाति प्रथा का कौन सा पहलू है जो अस्वाभाविक है? बात करें अस्वाभाविक है तो वो है हमारा पेशे का निर्धारण है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा, पेशे का निर्धारण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जाति प्रथा के तहत है जो पेशेवर कुशलता की कमी किस कारण होती है? किस कारण होती है? पेशे के अस्वाभाविक निर्धारण के कारण होती है। ऑप्शन नंबर बात करें यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है यहाँ पे लेखक के अनुसार है जो सच्चे लोकतंत्र की कौन सी विशेषता होती है? तो वो हमारा हो जाएगा समानता, भाईचारा और स्वतंत्रता, ये होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जाति प्रथा का मुख्य दोष क्या है? तो ये हमारा यह पेशे का अस्वाभाविक निर्धारण करती है। ये पेशे का क्या अस्वाभाविक निर्धारण करती है? ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लेखक ने है जो जाति प्रथा के अस्वाभाविकता के बारे में क्या कहा है? अस्वाभाविकता के बारे में यह पेशे के स्वाभाविक निर्धारण में बाधा है। ये क्या पेशे में है जो स्वाभाविक निर्धारण में क्या बहुत ही ज्यादा बाधा डालती है इसमें। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं जाति प्रथा के पक्ष में कौन सा तर्क दिए जाते हैं। जाति प्रथा के बारे में है जो श्रम विभाजन का महत्व दिया जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल की ओर चलते हैं। कहता है लेखक के अनुसार है जो जाति प्रथा की समस्या क्या है? लेखक के अनुसार कहा है कि जाति प्रथा की समस्या क्या है? तो ये पेशे को एक ही स्थान पर स्थित कर देता है। पेशे को एक ही स्थान पर क्या स्थित कर देता है यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से लेखक ने जाति प्रथा को किस दृष्टिकोण से देखा है? जाति प्रथा को है जो वो हानिकारक प्रथा के रूप में देखा है लेखक ने। ऑप्शन नंबर की बात करें यहाँ पे ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से हम जाति प्रथा के तहत है जो पेशे का अस्वाभाविक निर्धारण क्या करता है? अस्वाभाविक निर्धारण है जो क्या कहलाता है? तो वो पेशेवर अवसरों को सीमित करता है। पेशेवर अवसरों की बात करें तो ये हमारा सीमित करता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल देखते हैं। कहता है 44 कहता है लेखक के अनुसार जाति प्रथा के क्या परिणाम होते हैं? तो जाति प्रथा के परिणाम पेशे की स्थिति और पेशेवर विकास की कमी होती है। पेशे की स्थिति और पेशेवर विकास की
कमी होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करें ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 45 कहता है जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों में कौन सा प्रमुख है? कौन सा प्रमुख है? तो श्रम विभाजन का महत्व है जो बहुत ही ज्यादा प्रमुखता दिखाता है। अगला है लेखक के अनुसार है जाति प्रथा के अस्वाभाविकता क्या समस्या उत्पन्न करती है? तो वो हमारा है जो पेशेवर है जो विकास की कमी करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। लेखक ने जाति प्रथा के बारे में क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है कि यह सामाजिक के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक है। अगले नंबर सवाल है यहाँ पे जाति प्रथा के तहत है जो पेशे में बंधे व्यक्ति को कैसा कौन सी समस्या होती है? तो वो है पेशेवर विकास की बाधा होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 49 नंबर सवाल लेखक के अनुसार है जो जाति प्रथा के तहत क्या समस्या उत्पन्न होती है? तो वो है जो पेशे की स्थिति और पेशेवर कुशलता की कमी होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आप रिवाइजन कर लीजिएगा एक बार। चलिए अगले नंबर चैप्टर नंबर यहाँ पे 2 की तरफ चलते हैं। यहाँ पे दूसरे नंबर चैप्टर है जिसका नाम है यहाँ पे विष के दांत। नलिन विलोचन शर्मा इसके लेखक हैं। नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा है इनके लेखक है, याद रखिएगा। चलिए एक नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। कहता है यहाँ पे सेन साहब के परिवार में बच्चों बच्चों के पालन पोषण में किए जा रहे लिंग आधारितता भेदभाव का वर्णन कीजिए। भेदभाव का वर्णन कीजिए तो वो है जो लड़कों को अधिक स्वतंत्रता और लड़कियों को कठपुतली के जैसे जीवन गुजारना पड़ रहा है। कि सेन साहब के परिवार में जो बच्चे पालन पोषण किए जाते हैं उसमें है जो लड़कों को बहुत ही ज्यादा स्वतंत्रता, लड़का जहां मन तहां घूम सकता है, लेकिन लड़कियों को क्या एक कठपुतली की तरह समझा जाता है। कुछ नहीं उसको तुच्छ समझा जाता है। कठपुतली की तरह जहाँ क्या कहो वहां जाएगी, जो कहोगे वो करेगा। कठपुतली की तरह यहाँ पे समझा जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से हम दूसरे नंबर सवाल की ओर। दूसरा नंबर सवाल कहता है सेन साहब कासू को विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं? बात करें यहाँ। चलिए तो चलते हैं यहाँ से। दूसरे नंबर सवाल कहता है कासू है जो विद्यालय पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजते हैं? तो उनका है उद्देश्य क्या है से क्योंकि वे बिजनेसमैन और इंजीनियर बनाना चाहते हैं। उन्हें है जो कासू को बिजनेसमैन और इंजीनियर के पद दिलाना चाहते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से तीसरे नंबर सवाल की ओर। कहता है विष के दांत कहाँ शीर्षक कहानी का नायक कौन है? बहुत ही बड़ा सवाल है, बहुत बार एग्जाम में 5 बार एग्जाम में पूछा हुआ सवाल है ये। विष के दांत शीर्षक कहानी का नायक कौन है? तो वो हमारा है मदन है। इसके नायक की बात करें तो वो मदन है जिन्होंने है जो अपने मुक्के से कासू के 2 दांत तोड़ डाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। चौथे नंबर सवाल कहता है कासू का चरित्र चित्रण करें। कासू है कैसा है उसके बारे में कुछ बताना है। कासू है जो जिद्दी अहंकारी अपनी इच्छा से पूरा करता है अपनी अहंकार। यहाँ पे देखिए जिद्दी और हानिकारक हानिकारी जो अपनी इच्छाओं को है जो क्या पूरा करता है। कासू बहुत ही ज्यादा जिद्दी है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है यहाँ पे आपकी दृष्टि से कहानी का नायक कौन होना चाहिए? अगर आपने कहानी पढ़ा है तो उसमें आपका नायक कौन होना चाहिए? तो मदन होना चाहिए। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे नंबर सवाल की ओर। कहता है सेन साहब के द्वारा अपने बच्चे को दी जाने वाली शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा था? अपने बच्चे को शिक्षा का क्या प्रभाव पड़ा था? तो वो है जो लड़कियों की सीमित और लड़कों का विस्तृत शिक्षा दिया था। यानी कि लड़कियों को थोड़ा भी शिक्षा नहीं लेकिन लड़कों को विस्तृत स्वतंत्र रूप से उसको आजाद है, लेकिन लड़कियों को क्या कठपुतली समझा जाता था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। खोखा किन मामलों में है जो अपवाद था? खोखा है जो घर में किसी भी नियम को पालन नहीं करता था। जो मन करता था खोखा को वो करता था। उस घर के कोई भी नियम का कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, कुछ भी पालन नहीं करना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या बात करें? ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। मदन और ड्राइवर के बीच विवाद के द्वारा कहानीकार क्या बताना चाहता था? तो वो कहता था अत्याचार का विरोध करना सही है। अत्याचार का विरोध करना सही है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9वें नंबर सवाल कहता है विष के दांत कहानी शीर्षक की सार्थकता दृष्टि स्पष्ट कीजिए। सिर्फ विष के दांत है जो शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पे गरीबों पर क्या किए गए अत्याचार की चेतावनी है। यहाँ पे जो गरीबों पर अत्याचार किया जाता है उसके द्वारा किए गए चेतावनी को दर्शाता है हमारा विष के दांत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 1977 की बात है। यहाँ पे 1977 की कहानी बताई गई है। चलिए अगले नंबर सवाल देखते हैं। 10 नंबर सेन साहब को मोटर कार के प्रति किसकी शक
सख्त निगरानी का कारण क्या था? सख्त निगरानी का कारण क्या था? तो उनका कारण था वे अपनी मोटर कार को है जो हमेशा चमकदार रखना चाहते थे। मोटर कार यानी कि उनके पास एक कार था उसको है क्या चमका के रखना चाहते थे। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 11 नंबर सवाल की ओर। कहता है गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को क्यों पीटा था? अपने मदन बेटे को क्यों पीटा था? क्योंकि मदन है जो खोखा को मोटका मोटर को नुकसान पहुँचाया। क्योंकि क्या खोखा की मोटर को है जो नुकसान पहुँचाया था, यानी मदन है जो खोखा को बहुत परेशान करता था, जिसके कारण है जो उनके गिरधर लाल है, उनके बेटे को मदन है जो क्यों इसीलिए पीटे थे। ऑप्शन नंबर बात करें यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है 12 कहता है कासू के साथ हुए झगड़े में मदन का क्या हाल हुआ था? कासू के साथ है जो हुए झगड़े में मदन का क्या हाल हुआ था? तो वो है जो कासू मदन को गंभीर रूप से पीटा था। कासू है जो मदन को बहुत ही गंभीर रूप से पीटा था, बहुत ही ज़्यादा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 13 नंबर सेन साहब के परिवार में लड़कों और लड़कियों के लिए नियमों में क्या अंतर था? नियम में क्या अंतर था? तो लड़कों को है जो पूरी तरह से स्वतंत्रता था, लेकिन लड़कियों को कड़े नियम का पालन करना पड़ता था, जैसे ही कठपुतली उनको समझा जाता था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 14 नंबर सवाल की ओर। कहता है मदन द्वारा कासू के दांत तोड़ने का क्या परिणाम था? तो उनका है मदन को है उसकी बहादुरी के लिए सराहा गया था। मदन को उसकी बहादुरी के लिए सराहा गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करें ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है यहाँ पे सेन साहब की दृष्टि में उनके परिवार में कौन-सा महत्वपूर्ण था? कौन महत्वपूर्ण था? तो वहाँ पे लड़का है जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 16 नंबर सवाल कहता है सेन साहब के परिवार में लड़कियों को किस प्रकार का जीवन जीने की मजबूरी किया गया था? तो उनको है जो कठपुतली जैसा जीवन जीने का बताया गया है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ 17 नंबर सवाल कहता है मदन और खोखा के बीच झगड़े के समय मदन का क्या हाल था? क्या हाल था? तो उनका है जो मदन के खोखा पीटा था। मदन ने है जो खोखा को पीटा था। मदन ने खोखा को यानी कि देखिए मदन है मदन मान लीजिए आप है मदन और हम है यहाँ पे खोखा खोखा। तो मदन ने क्या खोखा को पीटा यानी कि आपने हमें पीटा इसके आधार पर। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 18 कहता है कासू का व्यवहार किस प्रकार का था? तो वो है जो अहंकारी और जिद्दी था, बहुत ही ज्यादा अहंकारी और जिद्दी था। चलिए आगे बढ़ते हैं गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को क्या बुलाया था? गिरधर लाल ने अपने बेटे मदन को क्या बुलाया था? तो वो है जो क्योंकि वह मोटर की गंदा कर रहा था क्योंकि वह मोटर को गंदा कर रहा था। इन्होंने अपने बेटे मदन को क्यों बुलाया था? क्योंकि वह क्या मोटर को है जो गंदा कर रहा था, मोटर को गंदा कर रहा था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। मोटर किसका था? बात करें यहाँ पे मोटर किसका था? खोखा का था, याद रखिएगा खोखा का था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 20 नंबर सवाल की ओर कहता है सेन साहब अपने मोटर कार के प्रति कितनी सख्त दिखाई देते थे तो वो गाड़ी को किसी भी दाग धब्बे से बचाने के लिए है किसी भी दाग धब्बे को बचाने के लिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 21 नंबर सवाल कहता है सेन साहब की नई मोटर कार की विशेषता क्या थी? सेन साहब की नई मोटर कार की विशेषता थी काली चमकीली चमकती हुई खूबसूरत थी, काली चमकती हुई खूबसूरत थी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मदन की का किस समय घर से घुसना दर्शाता है? मदन का है जो किस समय घर में घुसना दर्शाता है? तो वो है डर और चिंता का है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं विष के दांत शीर्षक कहानी में स्वार्थ का क्या महत्व है? स्वार्थ का क्या महत्व है? तो वो है जो किसी के अपमान सहन करने का कारण बनता है, किसी के अपमान को सहन करने का कारण बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए मदन की मारपीट के बाद है जो सेन साहब की प्रतिक्रिया क्या थी? सेन साहब की प्रतिक्रिया यही थी कि उन्हें मदन की बहादुरी की सराहना की मदन की बहादुरी की सराहना की सेन साहब ने। चलिए आगे बढ़ते हैं सेन साहब ने अपने बच्चे को कौन-सी गतिविधियों या सीमित कर दी थी? तो वो है हमारा लेखना और लेखना और वाहन जाना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं मदन का चरित्र किस विशेषता के लिए जाना जाता है? तो वो है हमारा हुँ, निर्भीकता और स्वाधीनता के लिए।
चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 27 नंबर, सेन साहब के मोटर कार की सफाई के लिए किसे जिम्मेदार ठहराया गया था? तो वो है हमारा कुलीन क्लीनर और सोफर को ठहराया गया था। ऑप्शन नंबर बात करें यहाँ पे, ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 कहता है हाँ, कहानी में सेन साहब का बेटा किस नाम से जाना जाता है? तो उसका बेटा है कासू के नाम से जाना जाता है, कासू। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हम 29 कहता है मदन और कासू के झगड़े के समय मदन की कौन सी विशेषता प्रमुख थी? तो वो है हमारा साहस और आत्मविश्वास। बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध थी, साहस और आत्मविश्वास। ये क्वेश्चन आपको 2 बार एग्जाम में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से 30 नंबर सवाल की ओर। कहता है सेन साहब के द्वारा लड़कियों और लड़कों को किस लिए अलग अलग नियम क्यों बनाए गए थे? तो क्योंकि वे लिंग भेद से विश्वास रखते थे, लिंग भेद में भी विश्वास रखते थे। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला है मदन पिता क्यों ना क्या था? मदन के पिता का नाम की बात करें, उनका गिरधर लाल था। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है यहाँ पे सेन साहब की मोटर कार के प्रति उनके बच्चे की क्या प्रतिक्रिया थी? तो उनकी बच्चे की वे उसे चकनाचूर करने का प्रयास करते थे। वे उन्हें क्या चकनाचूर करने का प्रयास करते थे? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मदन की पिटाई के बाद है उसकी भावनाएं क्या थी? उनकी भावनाएं थी वह गुस्से और विरोध से भरा था। गुस्से और विरोध से क्या भरा था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सेन साहब के मदन के पिता गिरधर लाल को क्या बुलाया था? सेन साहब ने मदन के पिता गिरधर लाल को क्या क्यों बुलाया था? तो क्यों बुलाया था? राइट आंसर यहाँ पे हमारा क्योंकि उनके बेटे मोटर मोटर को नुकसान पहुंचाया था। अगला है सेन साहब की गाड़ी चमकदार होने के पीछे उनके उनकी क्या इच्छा थी? उनकी इच्छा यही थी अपनी सामाजिक स्थिति के दर्शाना चाहते थे। उनकी अपनी सामाजिक स्थिति को दर्शाना चाहते कि हम कैसे रहते हैं और समाज के लोग कैसे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ 36 नंबर सवाल कहता है कासू के खिलाफ मदन का क्या कदम था? कासू के खिलाफ है जो मदन का क्या कदम था? तो वो है उसने कासू की पिटाई की थी, कासू की खूब पिटाई की थी, 2 दांत तक तोड़ डाले थे। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। विष के दांत कहानी का मुख्य संदेश क्या है? तो वो है स्वार्थ और सामाजिक भेदभाव का विरोध करना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बात करें ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है मदन की पिटाई के बाद उसकी स्थिति क्या थी? मदन की पिटाई के बाद उसकी स्थिति की बात करें, वो अधिक सतर्क और समझदार हो गए थे, अधिक सतर्क और समझदार हो गए थे। चलिए अगले सेन साहब की मोटर कार को लेकर उसके घर में क्या नियम था? उसके घर में नियम था कि मोटर कार को साफ और चमकदार रखना था, साफ और चमकदार रखना था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर सवाल है यहाँ पे सेन साहब ने गिरधर लाल को मदन की पिटाई क्या कहा? मदन की पिटाई कर क्या कहा था? उन्होंने कहा था, उन्होंने गिरधर लाल को बच्चों बच्चों को संभालने की सलाह दी थी। संभालने की गिरधर लाल को अपने बच्चे की मदन को सलाह संभालने की सलाह दी थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से 41 कहता है कासू के झगड़े के बाद है जो मदन का घर में क्या व्यवहार था? तो उनका व्यवहार था उनके घर में घुसने से पहले खाना खाया। उसने घुसने से पहले क्या खाना खाया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ से कहानी में कासू की क्या विशेषता थी? कहानी में है जो कासू की विशेषता थी वो अपनी बहनों के हाथ चला देते थे। वो अपनी बहनों पर क्या हाथ चला देते थे? कौन? तो कासू। कासू कासू अपने बहन, उनके एक बहन का नाम क्या था? आरती था, जो बहुत बार एग्जाम में पूछा है। चलिए सेन साहब की मोटर कार का क्लीनर कौन क्लीनर और सोफर कौन थे? सोफर कौन थे? तो वो हम उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी थे, उनके द्वारा नियुक्त कर्मचारी। अगला है विष के दांत शीर्षक का किस पहलू को उजागर करता है? तो ये है जो गरीबों के प्रति अत्याचार और उनकी स्थिति को उजागर करता है। अगला है सेन साहब ने अपने मोटर कार को लेकर कितनी सजगता दिखाई है? कितनी सजगता दिखाई है? तो उन्होंने गाड़ी को हमेशा साफ और चमकदार रखा है। अगला है कहानी ने में सेन साहब को कौन से गुण प्रमुख है? कौन से गुण प्रमुख है? तो वो है धन और शक्ति का अहंकार। धन और शक्ति का अहंकार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। 47 मदन का चरित्र दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। कौन से दृष्टिकोण से मदन का चित्र महत्वपूर्ण है? वो स्वार्थ और अत्याचार के खिलाफ विरोध किया करता था। स्वार्थ और अत्याचार के कासू के खिलाफ है जो विरोध किया करता था। अगला है सेन साहब के परिवार में लड़कियों की भूमिका क्या थी? बात करें यहाँ पे नियमों के सीमाओं के अनुसार जीना, यानी कि घर में जो नियम बना है उसी के अनुसार है जो लड़की को पालन करना होगा।
अगला है यहाँ पे हमारा मदन के पिता ने उसे किस कारण से गुस्से में देखा था, किस कारण से, तो उन्हें उन्हें है जो उनमें मोटर को नुकसान पहुँचाना था, उन्हें मोटर को नुकसान पहुँचाना था। ऑप्शन नंबर याद करें, यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं यहाँ से हम चैप्टर नंबर 3 की तरफ। भारत से हम क्या सीखे? लेखक का नाम क्या हो जाएगा? फ्रेडरिक मैक्स मुलर। भारत से हम क्या सीखे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 3 की तरफ चलते हैं। यहाँ से भारत से हम तो चलिए चैप्टर चैप्टर नंबर 3 की शुरुआत करते हैं यहाँ से 1 नंबर सवाल से। हम 4 चैप्टर इसमें करने वाले हैं टोटल। चलिए, लेखक का नाम क्या था? बात करें यहाँ पे लेखक का नाम क्या था, तो फ्रेडरिक मैक्स मुलर था, फ्रेडरिक मैक्स मुलर था। वहीं बात करें यहाँ पे मैक्स मुलर का जन्म कब हुआ था? मैक्स मुलर का जन्म है जो 6 दिसंबर 1823 ईस्वी को हुआ था, 1823 ईस्वी में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। लेखक के माता पिता का नाम क्या था? उनके विले विल्हेम और एडेल मूलर, विल्हेम और एल्बर्ट मूलर था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल कहता है मैक्स मुलर ने किस विश्वविद्यालय में है जो संस्कृति का अध्ययन आरंभ किया था? संस्कृत का अध्ययन है जो आरंभ किया था, तो वो हो जाएगा हमारा लिपजिंग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बात करें यहाँ पे ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। हितोपदेश का जर्मन जर्मन अनुवाद किसने किया था? हितोपदेश का जर्मन में अनुवाद है जो किसने किया था? राइट आंसर यहाँ पे फ्रेडरिक मैक्स मुलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है मेघदूत काव्य महाकाव्य का जर्मन अनुवाद किसने किया था? तो वो है फ्रेडरिक मैक्स मुलर ने किया था। अगला है लेखक ने भारत की भूमिका के बारे में क्या कहा है? तो उन्होंने कहा है भारत एक विलक्षण देश है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत में विदेशी सिक्कों का भंडार किसने देखा था? विदेशी सिक्के का भंडार वायरेन हेस्टिंग्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत को पहचान पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किसने लिख के लिए वांछनीय है? तो वो है हमारे यूरोपीय लोगों के लिए है। अगला है मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता क्या है? तो वो है हमारा इनकी प्राचीनता है। अगले नंबर सवाल है लेखक ने किस दुर्घटना का हवाला दिया है? तो वो हो जाएगा सिक्कों का गला दिया जाना। सिक्कों का क्या? गला दिया जाना। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है बैरन हिस्टिगस सिक्कों की नष्ट होने पर कैसा महसूस हुआ है? वो है हमारा उसे दुख हुआ है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत से हम क्या सीखे किसके भाषण अंश है? भारत से हम क्या सीखे के फ्रेंडली मैक्स मुलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैक्स मुलर ने संस्कृत और लैटिन में समानता पर क्या कहा है? तो वो है जो ये भाषाएं एक ही उद्गम स्थल की है। ये भाषाएं क्या एक ही उद्गम स्थल की है। अगला है भारत में प्राचीन इतिहास को क्या प्रमाण है? भारत में प्राचीन इतिहास को प्रमाण दिया है तो ये है हमारा प्राकृतिक सुंदरता है, सिक्कों का भंडार है, विदेशी शासकों की सिक्के है, उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले नंबर सवाल है लेखक ने भारत को क्यों विशेषता माना है? विशेष माना है तो वो है हमारा यहाँ धार्मिक विकास का अच्छा परिचय मिलता है। धार्मिक विकास का क्या बहुत ही अच्छा परिचय मिलता है। चलिए आगे है यहाँ पे भारत की कौन सी विशेषता लेखक ने बताई है? तो वो है हमारा प्राकृतिक सुंदरता, संस्कृति संपन्नता और ऐतिहासिक महत्व बताया है। अगला है भारतीय वाड् में और संस्कृति को किसने किसने है जो स्वीकार किया है? तो वो है हमारा विदेशी लोग ने। अगला है भारत को कि कौन सी बातें हैं जो मैक्स मुलर ने विशेष रूप से उल्लेख किया है? तो वो है हमारा प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक सुंदरता। अगला है भारत से हम क्या सीखे? पाठ के उद्देश्य क्या है? तो उसका उद्देश्य है भारतीय सभ्यता की महत्व को समझना, भारतीय की महत्व को समझा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत से के में दार्शनिकों ने है जो भारत के महत्व को किस तरह स्वीकार किया है? तो वो है हमारा धार्मिक और दार्शनिक की दृष्टि को से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इससे आगे देखते हैं थोड़ा देर।